क्लास 11 का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर ही समझाया गया कि बेसिकली जो केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्या क्या है, मतलब बेसिक है ना। तो सबसे पहले समझो व्हाट इज दी मैटर। क्या चीज़? मैटर। मतलब ये सब कुछ मालूम होता है मगर फिर भी पढ़ना होता है बच्चे को। चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर पहली चीज है व्हाट इज मैटर। मैटर किसे बोलते हैं? हर वो चीज जो जगह घेरती है और जिसको हम छू सकते हैं, है ना। उसके अंदर द्रव्यमान यानी मास होता है और उसके अंदर वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब जगह, उसे क्या बोलते हैं? मैटर। तो हम क्या कहते हैं? मैटर एनीथिंग that has mass and occupy वॉल्यूम। ऑक्यूपाई का मतलब घेरती है, क्या? वॉल्यूम। इज कॉल्ड क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है? साथ साथ बोलना है, बिल्कुल साथ साथ। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। असल में जो टीचर पढ़ाता है वो इसलिए नहीं पढ़ाता है कि तुम्हें उसको पढ़ाना है, बल्कि उसके पढ़ाने का मकसद होता है तुम्हें याद करवाना। दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होशियार बच्चे, एक बेवकूफ़ बच्चे। उनमें फ़र्क ये नहीं होता कि वे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जो होशियार बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। होशियार बच्चे क्लास के अंदर जब पढ़ाया जा रहा है ना उसी टाइम याद कर लेते हैं। तो पूरी कोशिश करो याद करने की कि मैं याद कर रहा इस टाइम। और याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि टीचर जब लिख रहा है उसको बोलते रहो, हैंड टू हैंड, साथ 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 बोलते रहो। जब तुम लेक्चर देखते देखते बोलते रहोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा पूरा लेक्चर। ठीक है, नहीं है तो याद करो पूरी क्यूरियोसिटी के साथ। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की कितनी स्टेट है? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट है मैटर की बेसिकली फिजिकल। नंबर 1 इसमें है क्या? सॉलिड। दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। ठीक है, सॉलिड की पहचान ये होती है कि इसका जो है डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर जो है क्या होता है? वेरिएबल शेप। वेरिएबल का मतलब बदलने वाली, वेरिएबल शेप और डेफिनिट वॉल्यूम। मतलब ये है, मान लो तुम्हारे पास एक सॉलिड है, तो सॉलिड जो है जैसे ये मार्कर एक सॉलिड है, तुम इसे कहीं भी रख दो, जो इसका वॉल्यूम है वही रहेगा, जो इसकी शेप है वही रहेगी। बट अगर लिक्विड में तुम एक गिलास पानी लो तो उस पानी के अंदर जो है उस पानी का वॉल्यूम मतलब 100 ml है। तुम कहीं भी रखो उसको 100 ml रहेगा, मगर जिस बर्तन में रखोगे, मतलब तुमने अगर इसको एक गिलास के अंदर रख दिया तो ये ऐसी शेप का हो जाएगा जैसे गिलास, और अगर तुमने इसको बाउल में रख दिया तो ये बाउल की तरह हो जाएगा। यानी इसका वॉल्यूम कॉन्स्ट फिर भी मगर रहेगा कितना? 100। अगर ये 100 ml था तो ये भी कितना होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml है तो 100 ml रहेगा, बट विल चेंज द शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर। ठीक, तो ये जो होता है इसके अंदर क्या खास बात होती है कि इट चेंजेस वॉल्यूम, इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट वेरिएबल शेप। इसकी शेप क्या होती है भाई? बदलती रहती है। ठीक है, 3 चीज़ें। गैस जो होती है तुम्हारे घर में जो है गैस तुम एक्सपीरियंस करोगे तो वेरिएबल तो शेप है उसकी, जहाँ रखोगे वैसी हो जाएगी। मगर अगर एक गैस एक सिलेंडर के अंदर है और वो सिलेंडर लीक हो गया तो वो गैस पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? उसका वॉल्यूम जो है जितने छोटे बर्तन में रखोगे उतना ही कम वॉल्यूम हो जाएगा, जितने बड़े बर्तन में रखोगे उतना ही वो सब जगह फैलती है, अपने आप फैलती है। तो इसको क्या बोलते हैं कि इसका वेरिएबल ही शेप है और वेरिएबल ही
वॉल्यूम है। ठीक, इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये तीनों की तीनों फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है मान लो। ठीक, तो ये आया समझ में। अब जो है व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है जब दो अलग अलग मटेरियल when two substance are mixed together, जब दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है विदाउट केमिकल रिएक्शन, मगर वे आपस में क्या ना करें, वे केमिकल रिएक्शन ना करें, विदाउट केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंस मिला दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वे आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। विदाउट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मिक्सचर। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मिक्सचर जो है वो कितने तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, बोलो भाई, मिक्सचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक होता है इसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जब, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख रहा है, मान लो कि तुमने जो है शुगर को वाटर के अंदर मिलाया, चीनी ली, मतलब आपने 2 चम्मच चीनी लो और उसे 1 गिलास पानी के अंदर घोल दो, तो घोलने के बाद वो अलग दिखाई देती है कहीं पे, या एक जैसी हो जाती है सब कुछ? एक जैसा हो जाता है। नमक भी ऐसी, साल्ट भी ऐसी हो जाता है। तो इस तरह का मिक्सचर जिसके अंदर जो दोनों चीज़ें हैं आपस में ऐसे मिल जाए कि फिर मिलने के बाद उसमें पहचान ना कर सके कौन कहाँ है। दूसरा, कहीं से भी उठा लो एक जैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से गाढ़ा है और यहाँ से हल्का है, यानी हर जगह से बराबरी की क्या होगी, उसके अंदर गाढ़ापन होगा। तो उसे बोलता है यूनिफॉर्म इन वॉल्यूम। ठीक है, नहीं है? तो हम कहते हैं द मिक्सचर दैट इज यूनिफॉर्म, जो क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वॉल्यूम। क्या? हर जगह से वो एक जैसा ही है, मतलब अलग अलग नहीं है उसके अंदर। एग्जाम्पल बताओ इसके क्या क्या है। एग्जाम्पल इसका एक तो है साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, नहीं है? एक क्या है, मान लो शुगर प्लस वाटर। शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया, एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है इसके अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब है जब दो कंपोनेंट ऐसे मिलाए जाए आपस में कि उनका, दो कंपोनेंट ऐसे मिलाए जाए आपस में कि उनका जो वो है कॉम्प्लेक्शन, वो बहुत ज़्यादा क्या आ जाए, बोलो, हाई लेवल पे आ जाए। मतलब तो ये जो है, जैसे ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की पहचान ये है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जब मिलेगा तो उसमें एक, मतलब पूरी तरह मिक्स हो नहीं पाएगा वो कंपोनेंट, कंप्लीटली नॉट डिजॉल्व हो ही नहीं पाते। जैसे ऑयल और वाटर है, कितना ही मिला लो, थोड़ी देर बाद फिर अलग अलग, ऑयल ऊपर वाटर नीचे। ऐसे ही अगर तुम जो है सैंड यानी रेत को अगर मिलाओगे वाटर के साथ तो कितना भी मिला लो, कुछ देर बाद रेत नीचे बैठ जाता है। ठीक है, नहीं है? तो हम बोलते हैं द मिक्सचर दैट
कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट मतलब इसके टुकड़े, डज नॉट डिसॉल्व प्रॉपर्ली, उसके इससे प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होते, कॉल्ड क्या कहलाते हैं भाई? अच्छा, एंड नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी वॉल्यूम, और सारी वॉल्यूम में कैसे नहीं होते, ठीक? क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब जो मिल सकते हैं, जो कंप्लीटली मिल सकते हैं वे क्या है? होमोजीनियस, और जो कंप्लीटली नहीं मिल सकते वो हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल है इसका ऑयल प्लस वाटर, एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? सैंड प्लस वाटर। आई बात समझ में? तो ये है इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक? नाउ नेक्स्ट इज, इसके अंदर एक चीज होती है दैट इज, हम कह सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? जब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो कैसे होगी? केमिकल रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, मतलब उसके अंदर कौन कौन से नियमों का वो पालन करती है, कौन कौन से लॉज को वो ओबे करती है। तो उसके अंदर पहला लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है एक केमिकल रिएक्शन में जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तुम लोगे उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, बस सिंपल सी बात ही है। तो ये रिएक्शन ये कहती है, ये लॉ ये कहता है इन ए केमिकल रिएक्शन amount of reactant is equal to amount of product। ये कहता है ये ला, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमने फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन ली जिसमें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं और हमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिल जाते हैं, ठीक? तो हम कहते हैं भाई फॉर एग्जाम्पल हमने 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया और हमने जो है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया, है ना? तो रिएक्टेंट कितना हो गया? 4 और 32 36 हो गया। तो ये लॉ कहता है कि ये भी 36 ग्राम ही होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितना रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट आ जाएगा। ये सिंपल सी बात, ठीक है? तो ये जो है तुम्हारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको केमिस्ट्री की बुक देना जरा। कॉपी में जो आता है वो भी सही, जो नहीं आता है वो भी सही, सब कुछ नोट करो, सब कुछ। और नोट करके इसको, मतलब एक बात ध्यान रखना, जिस बच्चे की कॉपी में साफ सुथरे नोट्स होते हैं बने हुए, है ना, वही बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, वही बच्चा कामयाब हो सकता है। जिसके रफ नोट्स होते हैं ना, गंदे संदे लिख रखा है, उल्टा सीधा कुछ भी। होशियार बच्चों की पहचान है कि उनके कॉपी में 3-3 4-4 कलर के पेन इस्तेमाल होते हैं। ग्रीन कलर का अलग होगा, है ना, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, क्योंकि उनको ना मतलब एक पढ़ाई से, जिस चीज़ से तुम्हें मोहब्बत है उस चीज़ को तुम क्या करते हो, साफ सुथरा बना के रखते हो। जिन लोगों को चप्पल भी मोहब्बत होती है, चप्पल भी धो के रखते हैं अपने अपने। और जिस चीज़ से तुम्हें, अगर तुम्हें बैग से मोहब्बत है तो बैग को तुम साफ रखोगे अपने,
है ना। मैं बता भाई बैग हम धो नहीं सकते कम से कम अपना, क्योंकि धोते खराब हो जाता है, तो कम से कम तुम स्पिरिट से ही साफ करोगे हफ्ते में एक बार उसको, बैग को। मगर जिस चीज़ से इंसान को, तो जो बच्चे पढ़ाई में आगे निकलने होते हैं फ्यूचर में जाके, उनकी 6th-7th क्लास से ही कॉपी देखोगे ना तुम, तो बिल्कुल मतलब उनकी कॉपी सबसे बेहतरीन होती है देखने में। तो जिनके नोट्स बढ़िया नहीं है वो क्या करेंगे आगे जाके। इसीलिए 2 तरह की कॉपी बनती है, रफ और फेल। और टीचर अगर पढ़ा रहे हैं कुछ भी, तो चाहे उसको 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ाया जा रहा, उसको नोट करो अच्छी तरीके से। आई बात समझ में? चलो, पहला लॉ हो गया ये। अब इस लॉ के बाद कुछ क्या है, कुछ डेफिनेशंस हैं, ये समझो। अब जैसे डेफिनेशन है इसमें, मतलब ये इस चैप्टर के इतने शॉर्ट नोट्स हैं कि यही तो तुम्हारे 11th में काम आएंगे, यही नीट में। इनको बच्चा जो सेलेक्ट होता है वो बार बार रिवीजन करने से होता है, बार बार रिवीजन करने से एक ही कंसेप्ट का, ना कि बहुत हाई लेवल की चीज़ें पढ़ने से। कुछ नहीं करना, नीट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर बस, और एनसीईआरटी। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुमने कितनी हज़ार किताब पढ़ रखी, डिपेंड ये करता है कि एनसीईआरटी को कितनी हज़ार बार कर रखा। जितने लड़के सेलेक्ट हुए हैं नीट मेरे जानने वाले, उन बच्चों में कोई बच्चा ऐसा नहीं जो कहते कि मैंने 10,000 किताब पढ़ी थी, या मैंने 5 किताब पढ़ी थी बस। वो कहते हैं जी एनसीईआरटी पढ़ी थी, मगर पता नहीं कितनी बार पढ़ी थी। और जो नीट के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, तुम 10 ईयर के क्वेश्चन ले लो बस। 2025 में एग्जाम दे रहा है तो 2015 से 2025 तक के क्वेश्चन पेपर ले लो, मगर उनको बगैर सॉल्यूशन देखे सॉल्व करो। पहले अटेम्प्ट में आएंगे 700 प्लस नंबर, मैं कह रहा हूँ बात को। मेरे पास ट्रिक है ना इस चीज़ की, 400 प्लस कैसे आते हैं कहीं भी नहीं मैं दूंगा मुझसे, वरना इंटरनेट से मिल जाएंगे, हर जगह पढ़े तो। मगर इसमें ना मतलब कुछ लड़के तो ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 45 ईयर के कर रखे होंगे नीट के पेपर, मगर उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि नकल मार रखी। क्वेश्चन करानी पहले सोल्यूशन की तरफ नहीं, जिस बच्चे की निगाह पहले सोल्यूशन में जाएगी, कहने लगा इसका सोल्यूशन क्या है, भाई ट्राई तो कर। एनसीईआरटी का नाश मार के रखते हैं पूरी की पूरी का इस तरीके से। पूरी एनसीईआरटी तुमने इंटरनेट में से देख देख के कर ली, सोल्यूशन देख देख के कर ली, अब तुम्हारे पास बचा क्या? तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो विदाउट सॉल्यूशन। फिर टीचर किस चीज के लिए है उससे पूछो, फिर क्वेश्चन करा था हो नहीं रहा। चलो, अब व्हाट इज दी डेंसिटी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेंसिटी? पहले तो वॉल्यूम देख लो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सिंपल है, अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है। मतलब स्फीयर है, ये क्या है? स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 ठीक है। यूनिट इसकी एसआई यूनिट इसकी है मीटर की पावर 3, ठीक। तो मीटर की क्यूब। एग्जाम्पल के तौर पे हमसे कहा गया कि भाई किसी चीज की रेडियस जो है वो कितना है, 6 मीटर है। किसी स्फीयर की जो रेडियस है वो 6 मीटर है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम? देन वॉल्यूम इज 4/3, पाई मीन्स 3.14 इंटू आर क्यूब, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ देखो 3 से कितना टाइम चला गया, ये 2 टाइम चला गया। मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट इसकी, देखिए कितनी आती है। भाई फोन में कर दो, जल्दी जल्दी करके दिखा दो मुझे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? है कितना आया इसका? लाओ लो ये आ गया 904
0.32 मीटर क्यूब। ठीक, एक वॉल्यूम होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब 3 साइड है इसके अंदर, ऐसे मान लो देयर आर 3 साइड्स एंड ऐसे वो बना दिया, मतलब आपने इसमें एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड, एक होता है हाइट। इसका वॉल्यूम का फार्मूला है सिंपल L इंटू बी इंटू एच, और इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। एग्जाम्पल, मान लीजिए L दे रखा है 4 मीटर और B दे रखा है 5 मीटर, और तुम्हारा जो H है वो है मान लो 2 मीटर, है ना, या 3 मीटर मान लो। तो एक बॉक्स है जिसमें 4/5/3 का डायमेंशन है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम, तो तीनों की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज कितना हो गया, 60 मीटर क्यूब। इस तरह वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। एक होता है मास एंड वेट, मास एंड वेट। व्हाट इज मास, मास इज वेरी सिंपल। मास का मतलब होता है, मास इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस तुम्हारे पास है उसका अमाउंट जो भी है अंदर कंटेंट है तुम्हारे पास, मतलब पानी है तो उसके अंदर कितना मास हो सकता है, ठीक है। मास तो मास है, और बताया था भाई पहले भी, मटेरियल मास है एक तरह से। वेट है उसका वजन, यानी मास जो होता है वो होता है m, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाके भी कोई चीज़ अगर 1 kg है तो अंतरिक्ष में जाके 1 kg रहेगी। मतलब तुम अगर जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे तुम, जहाँ अगर तुम यहाँ 60 kg के हो तो तुम अंतरिक्ष में जाके भी, स्पेस में जाके भी 60 kg के रहोगे। ये पहचान है मास की, ठीक। मगर वेट क्या होता है, वेट होता है वजन। वेट क्या होता है, भार, यानी वजन। वजन के लिए रिक्वायरमेंट है ग्रेविटी की, mg, और ये क्या है, फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट क्या बनती है, ये फोर्स है। मतलब 60 kg में क्या फर्क है कि तुम जब तक तुम्हारा जो है ना ग्रेविटी के कारण तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं भाई। तुम तराजू के अंदर रखते हो ना तो वजन होता है, नीचे को जाता है, पलट जाता है कि नहीं जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये वेट हो रहा है। इसका वेट का मतलब कुछ और है, ठीक। वेट का मतलब है, जैसे तुम 60 kg के हो तो ये तुम्हारा मास है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू बदल भी गई तो तुम 60 kg के रहोगे, बट योर वेट विल चेंज अकॉर्डिंग टू स्पेस, जहाँ तुम हो। जैसे अर्थ पे ही क्या होता है, ग्रेविटी बदलती रहती है, पोल पे कुछ और है और यहाँ इक्वेटर पे कुछ और है। तो तुम्हारा मास तो रहेगा 60 kg, बट तुम्हारा वेट चेंज होता रहेगा। अभी बता रहा कैसे। मान लीजिए इस एक आदमी का वेट है W = 60 kg, उसका मास हो, कितना मास है उसका, 60 kg, ठीक है, नहीं है। अब दो शहर लिए हमने, एक सिटी A है और एक सिटी B है। इस सिटी में ग्रेविटी की वैल्यू आती है 9, मान लो, नहीं कहते हो कि मान लो कि इतनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें ग्रेविटी की वैल्यू है सिटी बी में, तो जी बी कहते थे, जी ए कहते, या जी ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी की वैल्यू जो है यहाँ पे है मान लो 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो दो तुम्हारे क्या हो गए, अरे बोल लो, दो क्या हो गए, शहर हो गए अलग अलग। मास तुम्हारा पहले से 60 kg है, फाइनल बात है। मतलब दोबारा समझो क्वेश्चन को, एक आदमी का मास 60 kg है। वो एक दिन तो था एक सिटी ए में, जैसे जलंधर में था, एक दिन वो है मान लो इंदौर में, ठीक। तो वो दोनों जगह अपना मास चेक करना चाहता है, तो मास उसका 60 रहेगा अगर उसने बढ़ाया घटाया नहीं है तो, ठीक। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है वेट में, क्योंकि वेट जो है वो m नहीं है, मास तो m है। तो वो तुमसे कोई कहे भाई व्हाट इज योर मास इन सिटी A, देन यू विल से दैट 60 kg सर। देन समवन से व्हाट इज योर मास इन सिटी B, देन यू से 60 kg सर। कोई फर्क नहीं पड़ता जी मेरे पे,
भाई कोई भी चीज़ अगर 60 kg की है 60 kg की रहेगी। मान लो चलो आदमी को छोड़ दो, आदमी को खाना पीना खाता है, वो मान लीजिए कोई लोहे का सामान लेके गया सिटी ए से सिटी बी, उसने सिटी ए में तोला तो कितना आएगा 60, सिटी बी में तोला कितना आएगा, आई नहीं बात समझ में। मगर उसका वेट यहाँ पे कितना होगा सिटी ए में 60 इंटू 90, सो 60 इंटू 9 यानी 540 न्यूटन। बदल गया वेट, क्या हुआ बदल गया। उधर वेट जो है जब तुम चेक करोगे 60 इंटू 9.5, 60 इंटू 9.5, तो 60 इंटू 9.5 अगर तुम करोगे तो ये आ जाएगा 570 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, वेट चेंजेस, वेट बदल गया। तो वेट को तुम समझो कि वेट है जी से मल्टीप्लाई करना, वेट है जी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है नहीं है। मगर अब सवाल नया आता है, कोई से भी शहर चले जाओ, अगर किसी भी चीज़ का वजन 60 है तो 60 ही आएगा हर जगह। तो वेइंग मशीन जो होती है, वेइंग मशीन हमारी जो होती है वो मास बताती है, वेट नहीं बताती। हम गलत बोलते हैं उसको वेट। हाँ हाँ ठीक है, क्या बता ये बताते हैं मास। ये जी की वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं, ये जी की वैल्यू को कैंसिल करके बताते हैं कितना है, जी की वैल्यू काट देते हैं। जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। मतलब तुमने एक चीज़ को तोला मुजफ्फरनगर में, एक को जाके तोला तुम देहरादून में, फिर इंदौर में, फिर सऊदी अरब में, वो 1 kg रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे जो वेइंग मशीन्स हैं वो क्या तोलती हैं, ना कि, हालांकि नाम उनका वेइंग मशीन है, वरना इस तरीके तो हर शहर में बदल जाया करता वैल्यू। फिर दुनिया में चेंज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता, अगर मान लो ऐसे होता तो पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही कैसे थे, बोलो। इसका मतलब कुछ तो है ना, देयर इज समथिंग डिफरेंस। तो वो जो तोल आती है हमारे सामने वो असल में मास होता है, ना कि वेट। ठीक, चलो ये हो गया। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन, हिंदी में कहते हैं इसको घनत्व। हिंदी में आपको लिखना जरूरी नहीं समझा रहा मैं, क्योंकि कुछ बच्चे 10th क्लास में यूपी बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं, 11th क्लास में इंग्लिश मीडियम में आ जाता है, तो कुछ के टर्म याद रहती है। डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन। वो कैसे चेक होगा? फॉर एग्जांपल तुमने चेक करना है, दो अलग अलग लिक्विड है, पेट्रोल है और वाटर है, और यू वांट टू चेक विच इज मोर, मतलब ज़्यादा भारी कौन है, तो तुम बोलोगे विच इज मोर डेंसर। डेंसर का मतलब होता है ज़्यादा भारी, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं हिंदी इंडिया में भारीपन। तो भारीपन का मतलब कैसे पता लगेगा भाई? तुम कहो जी लोहा भारी है या वाटर, बताओ जल्दी से। आयरन इज मोर डेंसर देन वाटर और नॉट, कैसे पता लगेगा? एक नॉर्मल लैंग्वेज में लोग समझाते हैं कि भाई लोहे को डुबो के देख लो, अगर पानी के अंदर वो डूब गया तो इसका मतलब क्या है, सिंक हो गया तो इसका मतलब क्या है, लोहा भारी है। और अगर प्लास्टिक है या लकड़ी है डूबती नहीं, इसका मतलब पानी से हल्की है, ठीक है नहीं है। मगर इसका पता ऐसा नहीं लगता, इसका पता ऐसा लगता है कि आप जो है एक कंटेनर लो, मतलब लोहे को लो, है ना, और पिघला दो, और मेल्ट करने के बाद उसको 1 लीटर के किसी कंटेनर के अंदर जमाओ दोबारा से। तो अब जो तुम्हारे पास एक पार्ट होगा, जो लोहे का टुकड़ा होगा, 1 लीटर का होगा। सिर्फ 1 लीटर वाटर से उसकी कंपैरिजन करके देखो। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट का, अलग अलग ऑब्जेक्ट का हमें कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन ज़्यादा भारी है, तो हम दोनों का सेम वॉल्यूम लेते हैं। क्या लेते हैं? सेम वॉल्यूम। और फिर सेम वॉल्यूम के कंटेनर में उनको
भर के देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने जो है 2 कंटेनर लिए, इसमें मास है मान लो m में और इसका मास है, मगर वॉल्यूम दोनों के क्या है, सेम है। बोलो, तो हम कहते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, देन डेंसिटी जो है का फार्मूला सिंपल हो गया, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई क्या नहीं आई बात समझ में? देन वी से दैट इफ डेंसिटी ऑफ A is ma upon v and density of B is mb upon v। मान लो कि dA is greater than dB आ गया, ठीक है नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मास भी किसका ज्यादा होगा, A का। इसका मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मास भी ज्यादा, जिसकी डेंसिटी कम उसका मास भी कम, जबकि सेम वॉल्यूम है। कुल मिला के डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये है तुम्हारा भाई। तो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो मास पर, मेरा भी साथ में है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो क्या होगा, डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसमें जो है ना, यहाँ तक के नोट्स हैं, आज तैयार करने, इसके ऊपर जितना न्यूमेरिकल है वो कर लो। 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ डेंसिटी का, फिर और प्रॉपर समझ में आ जाए। मान लीजिए आपने क्या करा, एक 5 लीटर का कंटेनर रखा। क्या रखा भाई? 5 लीटर का कंटेनर रखा है ना। 2 कंटेनर हैं, दोनों 5 लीटर्स के हैं। कितने हैं? 5 लीटर या 5 मीटर क्यूब बोल लो, 5 मीटर क्यूब। इसके अंदर वेट आ गया 60 kg और इसके अंदर आता है 70 kg। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ A एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ B? डेंसिटी ऑफ A होगी 60/5, डेंसिटी B होगी 60/70/5। जब इसे काटोगे तो कितना बचेगा? अरे बोल लो भाई, 12 kg पर मीटर क्यूब, और dB कितना आ गया? 14 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो B का मटेरियल है ज़्यादा भारी है, तो हम कहेंगे मटेरियल B इज मोर डेंसर देन मटेरियल A। क्या बोलेंगे? मटेरियल B इज मोर डेंसर देन A। आई बात समझ में? ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो भाई ये था तुम्हारा केमिस्ट्री का काम। इस तरीके से रोजाना तो काम करना है, ठीक, रोजाना न्यूमेरिकल करने हैं, और जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछनी है, ठीक। एक काम और करना, ग्रुप में डाल देना इसके फोटो भी, जो इसमें नोट्स, जो इसमें क्वेश्चन आंसर है ना, जो एग्जाम्पल्स हैं उनके, वो मैं बता दूंगा। चलो, तो ग्रुप में मिल जाएंगे तुम्हें क्वेश्चन के एक दफ़ा और फोटो, एक बार और, है ना, कि ये हमने कर लिया कि नहीं कर लिया। जो होता जाता है